सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट सेमेस्टर पे आप लोग लगातार सारथी का नाम सुन रहे होंगे। सारथी सीरीज़ के बारे में आप सभी बच्चों को अब तक तो इन्फॉर्म हो गया होगा। अगर आप डीडीयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाले हो, एग्ज़ाम के आप स्टूडेंट हो, आप वहाँ एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको सारथी के बारे में पता है। अगर नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिए, जाकर अच्छे से देख लेना। मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल 1-2 दिन बचा हुआ है। तो आपके लिए जो हम लोग लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1, यानी कि मॉडल पेपर ऐसे 2, 3, 4 ऐसे मिलते रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। ये पहला है, इसलिए देखना चाहते हैं कि बच्चों का फीडबैक क्या मिलता है। बच्चों को वाक़ई में चीज़ें पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, उस पे हम लोग पहले जज करेंगे। उसके बाद मॉडल पेपर 2, 3, 4 जो आपको 1-2 घंटे में लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है? जैसा आप लोग कमेंट करोगे उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो प्रोसेस है, जो चीज़ें कंटेंट है, जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लगातार हम लोग बढ़ाते चले जाएँगे, ठीक है? जैसे आप लोग कमेंट करोगे, जैसे ही आप लोग का फीडबैक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट सेमेस्टर काम करेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो आपका पेपर है, पहला पेपर, उसके लिए आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं मॉडल पेपर 1। आप लोग ईमानदारी से मैं क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ। सारथी के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्म नहीं करेंगे आप लोग को। आप लोगों को सारथी बैच अगर इनरोल करना होगा तो कर सकते हैं ओनली 150 रुपीज़ में, ठीक है? 150 रुपीज़ में आप लोग को 8 सब्जेक्ट का, यानी 8 सब्जेक्ट आपका है ना टोटल बीकॉम में, टोटल उसका पीवाईक्यू, ठीक है? और उसका आप लोग का टोटल एमसीक्यू पूरा आप लोग को ₹150 में 8 सब्जेक्ट का टोटल मिल जाएगा, ठीक है? अगर एग्ज़ाम मान लीजिए कल है, तो आज अगर लेते हो तो 24 घंटा सब कुछ छोड़ के बस उसे पढ़ लो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तू ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठ के तू क्या आसमान देखता है। बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए आप लोग का जो सारथी ग्रुप है व्हाट्सएप का, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके ग्रुप अभी एनरोल कर लें, ठीक है? आप सारथी बैच में एनरोल करो या ना करो, जितने बच्चे एनरोल को पता है कि जो हम लोग वैल्यू है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उस ग्रुप में, ठीक है? उस ग्रुप के माध्यम से पर्सनली आपको अमरीश सर द्वारा, हमारे द्वारा, बाकी जो मैम सर सबके द्वारा पर्सनली गाइड किया जा रहा है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो उसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कोशिश की जा रही है कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोवाइड करें, जिससे किसी बच्चे का नुकसान ना हो, ठीक है? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं होता है। आपको पता है कि जो पीडीएफ हम लोग बनवाते हैं, वो टाइपराइटर को भी पेमेंट करना होता है। जिस सर्वर से आप लोग साथी बैच इनरोल करोगे वेबसाइट पे जाके, ठीक है? जिसमें लिंक दी गई है, ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, ठीक है? उस सर्वर चार्ज भी लगता है, उसका डोमेन चार्ज भी लगता है। बाकी जो टीचर्स आप लोग को पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी काम करती है आप लोग के साथ, उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोई काम नहीं करता है, ठीक है? तो कोशिश करिए कि जो आप लोग का कंटेंट है हमारी फैकल्टी द्वारा, वो इतना कम प्राइस कर दिया। आपको 150 रुपीज़ में सारा बैच मिल जाएगा। छोड़िए, अब बैच की बात नहीं करते, जितने बच्चों को करना वो कर लेंगे, हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताना कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, ईमानदारी से बताना, ठीक? क्वेश्चन हम शुरू करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स आप लोग को कि यहाँ पर जैसे बच्चे हमारे क्यूरीज़ कर रहे थे, सर हिंदी में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो दोनों लोगों के लिए आ गया, ठीक? अब कुछ यहाँ पे इंग्लिश हो गया, नीचे आपका हिंदी हो गया, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैं दोनों क्वेश्चन को ऐसा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चंस को देखिए, मैं एक लैंग्वेज में पढ़ूँगा, एक लैंग्वेज आप लोग देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझोगे चीज़ों को। अब ऐसा मत बोलना कि ऐसे नहीं वैसे, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत ने किस उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है? आत्मनिर्भरता क्या होती है फ्रेंड्स, ज़रा मुझे बता दो आप लोग, ठीक है? बताओ आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्मनिर्भरता ये होती है कि जो मतलब आत्मनिर्भर मतलब कि आप अगर नौकरी लग जाती है, आप 2-4 रुपए कमाने लगोगे, तो फिर आपके पिताजी कहेंगे नहीं मेरा बेटा आत्मनिर्भर है, यानी कि वो अपना खर्चा खुद सँभाल लेता है। उसे बोलते हैं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बोलते हैं उसे, ठीक है? जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है? प्रधानमंत्री द्वारा। उसी प्रकार अभी देखिए यहाँ पे उर्वरक में आत्मनिर्भर नहीं है भारत। खनिज खाद्य तेल में नहीं है, उसको आपको पता है कि मँगाना पड़ता है, पेट्रोलियम भी मँगाना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर खाद्य अनाज, यानी कि जो खाद्य अनाज है वो दूसरों को देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर है, ठीक है? तो इसको ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट आंसर, ठीक है? एक क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लेंगे, ठीक? एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर जो हिंदी में हम समझ जाते हैं ना, इंग्लिश में बस हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। ये तो रियलिटी है और आप भी मानते होंगे, ठीक है? जो चीज़ें हम हिंदी में बहुत अच्छे से समझा देंगे, इंग्लिश में समझाएँगे कि शायद हम अपने मतलब दिल से जो चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं, वो आपको दे ना पाएँ। जो हम आपको देना चाहते हैं, वो हम दे नहीं पाएँगे, ठीक है? इसलिए हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है। हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश में भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ हम आपको देना चाहते हैं, वो आपको हम नहीं दे पाएँगे, ठीक है? आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या है भैया? तो बंद अर्थव्यवस्था यहाँ पे केवल निर्यात होता है बंद अर्थव्यवस्था में, या फिर न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है। मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूँगा क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही आपको राइट खुद समझ में आ जाएगा। बंद मतलब कि बंद होता है, क्लोज़, ठीक है? तो यहाँ पर न तो उसका निर्यात होता है
और ना ही आयात होता है। इसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लिए अपना, ठीक है, खुश रहो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोलता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सेवा क्षेत्र। देखिए जो क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप लोग अपने मन में तुरंत जज कर लो, तुरंत माइंड लगाओ कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है उसको दिमाग में सोचो, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्सनली जाके आपका मुंडी तोड़ नहीं रहे, हाथ नहीं तोड़ रहे, आपको पीट नहीं रहे, ठीक है। तो आपको खुद एनालिसिस, ये क्या है, मॉडल पेपर है। आप सोचो कि आपके अंदर 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ, अगर 10 क्वेश्चन में अगर 8 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 80% आपका बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार है। परसेंटेज निकालो, अगर आप लोग को 15 में से 15 आता है तो 100% बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार है। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ये ऊपर नीचे मतलब पूरे चैप्टर से पूरा जो यूनिट है उससे मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ठीक है, अब जान गए ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब प्रति व्यक्ति मतलब क्या बोल रहा है यहाँ, किसी देश की आय नहीं पूछ रहा है यहाँ, प्रति व्यक्ति मतलब कि एक क्लास में बोला जाए कि एक क्लास में सबसे अधिक जो आय है किस बच्चे का है, उसी प्रकार किस देश में मतलब जो एक आदमी है उसका जो आय है वो सबसे अधिक है, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं जो हम बोलना चाहते हैं या जो क्वेश्चन बताना चाहता है वो आप समझ चुके होंगे। पहले क्वेश्चन को यहाँ क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए क्या होता है। पेपर आया वो पहले हम लोग के भी साथ हुआ है और आप लोग के साथ भी होता होगा। निम्नलिखित में से किस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? यार भारत मार दिया, काम खत्म, चलो अगला बढ़ते हैं। हमें टाइम जो दिया दिया गया है वो हमें ऑप्शन पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया गया है। हमें पढ़ना होता है प्रश्न। प्रश्न में भी आंसर छिपा होता है। आपने पढ़ लिया निम्नलिखित में से किस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत। भारत तो पहले कैंसल कर दोगे आप। ठीक है, अपना आप जानते हो कि इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी अधिक होती है, क्या कम होती है। पाकिस्तान को तो ऐसे ही आप नेगलेक्ट कर दोगे। पहले यहाँ पे भुखमरी चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ बचता है बांग्लादेश, थाईलैंड, तो आपका थाईलैंड ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग का जो यहाँ पे ऑप्शन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपकी जो लाइफ में मतलब जो चीज़ें दिमाग में पहले आप पढ़े हो या फिर कोई बोला है आपको दिमाग में घुसा हुआ है, तो वो चीज़ें पहले दिमाग में कंटेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे हम बोला निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमें क्या आएगा कि ये नहीं, तो नहीं को हम इग्नोर कर देंगे। कौन है? पहले बोले समानता का, अरे हाँ यार ये बोले थे कि हमारे देश में समानता का अधिकार है, तो मतलब इसको सही करके आ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे नहीं का ऑप्शन इग्नोर नहीं करना आपको, ठीक है। तो नहीं का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, पुरुष के साथ महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये हमारे संविधान में भैया नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे कट करके इसको बाईकाट कर देंगे। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कौन मौलिक अधिकार नहीं है। अगर है पूछता तो आपको ये ए, बी और डी तीनों सही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपका क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जो भी चीज़ें आप लोग बोलोगे, जो आपकी डिमांड रहेगी, अगर हो सकता है जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। मतलब जो बच्चों ने बोला कि इंग्लिश में हिंदी में दोनों दीजिए, तो क्यों हम हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को हर्ट करें, हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़, जैसे हमारा देश है कि सभी जो धर्म होते हैं सबको एक साथ लेके चलता है, उसी तरह टारगेट सेमेस्टर है यहाँ पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबको एक साथ लेके चलता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, बस अपनी डिमांड को रखिए, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने सारथी बैच को इनरोल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है ना, क्या हो गया, हम 2, 3, 4 वीडियो मैक्सिमम जो होता है दिन में 3 से 4 वीडियो अकेला एक इंसान बना सकता है, क्योंकि उससे बनाना, उसको एडिट करना, फिर उसको इम्पोर्ट करना, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब लगाना, फिर उसमें उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो मुश्किल से आपको हम दिन में 50-60 क्वेश्चन आपको करवा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर वहीं पे जो बच्चे सारथी बैच में इनरोल हैं, उनको 8 सब्जेक्ट का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो लेक्चर भी देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वो अपना खुद से पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट दिन अब आप पढ़ाई अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो सारथी बैच में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बाकी अभी और भी कंटेंट जो बच्चे ऑलरेडी लिए हैं, वो फिर से जाके कंटेंट में देखें। जो बच्चे सारथी बैच में इनरोल हैं, वो फिर से कंटेंट में जाके देखें। कंटेंट आज भी उनको 4 से 500 जो एमसीक्यूज़ है वो प्रोवाइड किए गए हैं, इम्पोर्टेंट। तो वो बच्चे भी ऐसा ना हो जो मिल गया उसको पढ़ के काम खत्म। अभी आपको मिलेगा डोज़,
अभी आपको तो एग्ज़ाम देने से 1 घंटा पहले भी सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आप लोग हमारे साथ मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, ठीक है? हम आपके पूरे सारथी बन के आपके साथ पूरा नैया पार करेंगे, घबराइए मत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 6वाँ नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों में से है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है कि सार्वजनिक व्यय में कटौती की जाए, यहाँ पे कराधान के मध्य में अतिरिक्त तरलता को कम करना, या फिर आरबीआई के क्रेडिट नियंत्रण उपाय, या फिर उनके मध्य में जो मूल्य स्तर उसको बनाए रखना। तो जो आपका प्राइस है, जो मूल्य स्तर उसको बनाए रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन पहुँचते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु किसी देश की भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शिपिंग सेवा, विदेश से प्राप्त ब्याज, आयात और निर्यात शुल्क, या पर्यटकों का व्यय। किसको आ रहा है क्वेश्चन? ज़रा बता देना हमें। ये 7वां क्वेश्चन किसको-किसको आ रहा है, ईमानदारी से बताना। 7वां क्वेश्चन मुझे आ रहा था, कमेंट करके बताना, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और इसका लेवल भी आप लोग का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात और निर्यात शुल्क, ठीक है? आयात और निर्यात शुल्क जो होता है, ये किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब शामिल है तो इसको आप लोग नोट कर लें। अगर वहाँ पे अगर नहीं गायब कर दिए तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट, ठीक है? उस पे आप लोग एनालिसिस कर लीजिए। अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही किए हो, तो मैं बताऊँगा कितनी परसेंट आपकी तैयारी है, कितनी परसेंट नहीं है, ठीक है? बच्चे सारथी बैच में होंगे जो कि एनरोल किए हैं, तो उनके लिए सारे क्वेश्चन आसान होंगे, वो सब क्वेश्चन उनको आ रहे होंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन-सा क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था का सबसे एकीकृत रूप है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था का सबसे एकीकृत रूप है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्थिक संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आपने उम्मीद कर रहा है क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन अपना देख लें, ठीक है? और यहाँ पे जो क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था का सबसे एकीकृत रूप है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ऐसी स्थिति जहाँ कोई देश किसी उत्पाद को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है। ऐसी स्थिति जहाँ कोई देश किसी उत्पाद को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या मतलब बोल रहा है कि मतलब मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे चीज़ें बता दें, अगर मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए कि हमने एक लक्स बनाया, ठीक है? लक्स साबुन जिसे बनाया गया, ठीक है? अगर इसको बनाने में ₹10 खर्चा होता है, ठीक है? इसको बनाने में ₹10 खर्चा होता है, और इसको क्या होता है, इसको हम ₹8 में बेच रहे हैं, तो ये किस शर्त पे बेचेंगे इसको हम, ठीक है? उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसी स्थिति कब आएगी? तो फ्रेंड्स, आप जो होगा डीपिंग डंपिंग जब आपका होगा, तो उसमें जो आपका ये राइट आंसर सी होगा, यानी कि पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण, ठीक है? इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इससे तो आप प्राइस कम नहीं कर सकते। नया संरक्षणवाद, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपका प्राइस आप चाहते हैं उससे ज़्यादा करके बेच सकते हैं। मूल्य स्कीपिंग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डंपिंग है ना, इससे आपका फ़र्क पड़ेगा, इससे आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन आप लोग की तर्क शक्ति पे आप लोग की पढ़ाई को चेक करने के लिए यहाँ पे डाला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोको कोला इज़ ए गुड एग्जांपल फॉर ए एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कोको कोला एमएनसी बहुराष्ट्रीय का एक अच्छा उदाहरण है, यानी समूह का उदाहरण है, या फ्री स्टैंडिंग का उदाहरण है, या फिर लंबवत एकीकृत का, या क्षैतिज रूप से एकीकृत, यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ होने की संभावना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ होने की संभावना नहीं है, जो मेज़बान देश बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्राप्त करेंगे? यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ होने की संभावना नहीं है, जो मेज़बान देश बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्राप्त करेंगे? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ होने की संभावना नहीं है, जो मेज़बान देश बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्राप्त करेंगे? ठीक है? आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो अगर बैठ गया है वो अच्छे से, तो आप पेपर में जैसे ही ऑप्शन देखोगे आप बोलोगे कि हाँ, यहाँ पे टारगेट सेमेस्टर मैंने पढ़ा था, शुभम सर ने बताया था, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ए था, तो ए मैंने कर दिया। ठीक है? आप ये एक बार वीडियो को देख लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तैयारी आपने कर ली है। ठीक है?
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एमएनसी निवेश के मेजबान देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है? यानी कि एमएनसी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे निवेश के मेजबान देश के लिए नुकसान क्या हो सकता है? तो फ्रेंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, घरेलू प्रतिस्पर्धा को बाहर करता है, मुनाफा विदेश भेजता है, मदद न करने पर छोड़ने की धमकी देता है, घटकों का आयात करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 घरेलू प्रतिस्पर्धों को बाहर करता है। आपको क्या सीख मिला कि एमएनसी निवेश के मेजबान देश की क्या नुकसानदाय हो सकता है? तो फिर घरेलू प्रतिस्पर्धा को बाहर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाई, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता है, या फिर आरबीआई या वित्त मंत्रालय या फिर सीएसओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा सीएसओ। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा सीएसओ। ठीक है, सीएसओ कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स सीएसओ आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, ये पीडीएफ जो होगा, जो ये आपका पेज है, ये आप लोग को हमारे ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। जितने बच्चे इनरोल है, नहीं इनरोल है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे सारथी बैच का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप इनरोल कर लीजिए। वहाँ पे एक चीज़ है कि आप अगर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, दोनों लोग एकदम सेफ हो, किसी का नंबर कोई भी स्टूडेंट नहीं दे सकता। मतलब आपने अभी इनरोल किया तो आप भी आपको किसी का नंबर वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी हमने आपको दी है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लोग का जो पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है जब ग्रुप बनते हैं, तो फिर इसलिए ग्रुप को प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, तो लिंक आपको दिया है, ग्रुप जाके इनरोल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मीन्स, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वाह! कितना अच्छा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कल भी मैंने आप लोग को जब कराया था पहला पार्ट, तो आपको मैंने बताया था मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या है? इंडियन की इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक बोली जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसको क्यों मिक्स बोला जाता है? ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर छोटे और बड़े उद्योग को सह-अस्तित्व मिलना, ठीक है? अर्थव्यवस्था में दोनों कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना, सह-अस्तित्व अमीर और गरीब, यानी सार्वजनिक और निजी का सह-अस्तित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक और निजी का सह-अस्तित्व बनाता है, इसलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इस मॉडल पेपर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे, कितना क्वेश्चन आपका 15 में सही है वो ज़रूर बताएँगे। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैक मनी इन इंडिया, भारत में काला धन घरेलू कीमतें बढ़ाता है। मतलब जो आप लोग का ब्लैक धन के लिए जो नोटबंदी की गई थी, वो क्यों की गई थी? मतलब काला धन से हमें क्या नुकसान है, वो आपको पता है? नहीं पता होगा, तो यहाँ पर देखिए, भारत में काला धन घरेलू कीमतें बढ़ाता है, ठीक है, भव्य खपत और प्रोत्साहित करता है, राजस्व राजकोष की हानि का कारण बनता है, उपर्युक्त सभी को प्रभावित करता है। मतलब कि घरेलू में जैसे आप तेल साबुन कुछ यूज करते हो, काला धन है, तो वो उसका भी आपका बढ़ेगा, भव्य खपत प्रोत्साहित करेगा, ये भी चीज़ें सही हैं, और जो राजस्व राजकोष को हानि, वो ज़ाहिर-सी बातें करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी को प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 में से कितने क्वेश्चन किया? सही से बताना, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको बताना है कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपने किए, मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट आप लोग की तैयारी हो चुकी है। आपको बताना है कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी हेल्पफुल है। आपको थर्ड चीज़ आपको करना है कि आपको जाके व्हाट्सअप लिंक से व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से हर वीडियो के लिंक और पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। फोर्थ चीज़ करनी क्या आपको, फोर्थ चीज़ अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पर परचेज सारथी फॉर सेमेस्टर, यानी कि आप लोग सेमेस्टर एग्जाम के लिए सारथी बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग परचेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक गई है, वहाँ से भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर भी अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोग के डीडीयू की पूरी एफिलिएटेड कॉलेज या संबंधित कॉलेज कहीं के स्टूडेंट हो, आपके लिए सारथी बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे डेमो देख ही लिया, कितना वैल्यूएबल कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, विथ आप लोग को क्वालिटी कंटेंट, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, कोई बच्चों को परेशानी नहीं है।
ठीक है। ₹150 में आपको 8 सब्जेक्ट का पूरा एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कहीं भी इतने कम प्राइस में कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक आप लोगों को पता है कि 150 में आप लोग का 8 सब्जेक्ट, यानी कि ना आपको यूपीएस पढ़नी है, ना आपको राजेंद्रा पढ़नी है। राजेंद्रा की एक बुक लोगे ₹100 ₹150 पड़ती है, यहाँ पर 150 में आपको 8 के 8 सब्जेक्ट के पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी आप लोग हमें बताइए, हम आपके लिए तत्पर हमेशा सहयोग। थैंक यू।